So welcome back everybody. As usual we are doing wave on string. ठीक है, जिसके 6 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं. दिस लेक्चर नंबर 7. ठीक है दी, यह चैप्टर बड़ा है, इस वजह से समय भी लग रहा है. और प्रीवियस क्लास में हमने इंटरफेरेंस पढ़ लिया था. ये रहा प्रीवियस क्लास का स्लाइड, मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूं. हमने दो तरह के इंटरफेरेंस के बारे में, उससे भी पहले हमने पहले तो रिफ्लेक्शन पढ़ा था कि वेव का रिफ्लेक्शन क्या होता है. फिर उसके बाद हमने सुपर पोजिशन वाले सेक्शन में इंटरफेरेंस पढ़ा था, जो कि दो तरह का इंटरफेरेंस होता है. को कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और दूसरे को कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जिसको सी आई और डी आई से शॉर्ट में मैंने रिप्रेजेंट किया था. ठीक है, उसके बाद मैंने एक जनरल इंट्रोडक्शन दिया था सी आई के बारे में. और फिर हमने उसका फिर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस भी किया था कि सर अगर एम्पलीट्यूड वाइज अगर हम देखें तो जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो दोनों जो दो वेव्स होती है, बेसिकली देखो इंटरफेरेंस क्या है, मैं ये भी बताया था. इंटरफेरेंस बेसिकली फेनोमेना है किसका, सुपरपोजिशन का. और सुपरपोजिशन का मतलब होता है कि दो वेव्स का एडिशन. तो अगर दो वेव्स का एडिशन हो रहा है और उसमें मैंने कंडीशन ये रख दी कि अगर दोनों वेव्स का बीच जो फेज डिफरेंस है अगर वो जीरो है बेसिकली, तो जो दोनों वेव से दोनों वेव के जो सुपरपोजिशन है, जो नेट वेव मिलेगा हमको, उसका जो एम्पलीट्यूड होगा उसमें क्या होगा, इंक्रीमेंट हमको देखने को मिलेगा. मतलब बेसिकली उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा. सिमिलरली अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करें तो मैंने बताया था कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तब होता है जब दो वेव्स आपस में आउट ऑफ फेज होती हैं, या फिर दोनों के बीच जो फेज डिफरेंस होता है 180 डिग्री का होता है. ठीक है, ये सब मैंने कल लेक्चर में करा दिया है. देखो जिनका छूटा हुआ है वो एक बार रिकॉर्डिंग देख लेंगे तो पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी उनको. ठीक है, आज का लेक्चर है बेसिकली वही इंटरफेरेंस को आगे हम एक्सटेंड करेंगे. ठीक है, अभी खत्म नहीं हुआ है, उसके अंदर और नई नई चीजें हम जानेंगे. फिर आज का लेक्चर में हम स्टैंडिंग वेव के कॉन्सेप्ट को भी जानेंगे. ठीक, तो मेरे साथ जुड़े रहिए आज के लेक्चर में. ठीक है, अच्छा ये तो सबको पता है, शॉर्ट में सबने देख लिया था कि सर जब सी आई होता है तो इसमें जो फेज डिफरेंस होता है सर वो जीरो होता है. और अगर हम ए नेट निकालते हैं, ए नेट मतलब नेट एम्पलीट्यूड की मैं बात कर रहा हूँ, तो दोनों वेव, अगर एक वेव का एम्पलीट्यूड ए1 है, दूसरे वेव का एम्पलीट्यूड ए2 है, तो जब सी आई होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, तो ए नेट जो होता है वो ए1 प्लस ए2 के बराबर होता है. सिमिलरली जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो फेज डिफरेंस दोनों वेव के बीच 180 डिग्री होता है. हाँ, मैंने एक और बात बताई थी, अभी मैं बताऊंगा वो भी, कि मैंने और एक्स्ट्रा बात क्या बताई थी उसमें. तो उसका जो होता है नेट एम्पलीट्यूड निकालते हैं वो ए वन माइनस ए टू होता है. ठीक है, तो कल का लेक्चर आप देख सकते हैं, जिनका छूटा हुआ है मैंने ये करा रखा है कल के लेक्चर में. ठीक है अच्छा, उसके बाद एक लड़के ने डाउट भी पूछा था कि सर अगर डिफरेंट एंगल हो तो, मान लीजिए फेज डिफरेंस यहाँ आपने बोल दिया, चलो ठीक है हम समझ गए कि 0 डिग्री है. अगर फेज डिफरेंस दोनों के बीच, दो वेव्स के बीच, दो वेव्स अगर सेम फेज में है तो 0 डिग्री फेज डिफरेंस है, तो हमको ए नेट ए वन प्लस ए टू मिला. अच्छा, ए नेट निकालने का जनरल फॉर्मूला क्या है, वो तो है सर ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू कॉस ऑफ फाइव, है कि नहीं. अब जब हम इसको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं तो मैं कॉस फाई, फाई कितना है, 0 डिग्री है, इट मीन कॉस 0 डिग्री पुट करता है और कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है, तो ये पूरी वैल्यू 1 हो जाती है. फिर ये हमको ए वन प्लस ए टू मिलता है. ठीक है, ये फार्मूला जनरल होता था. अब आपके मन में ये सवाल नहीं आया क्या कि सर कॉस की जो वैल्यू है वो 1 तो सिर्फ 0 डिग्री के लिए नहीं होती है, और भी अदर एंगल्स के लिए कॉस की वैल्यू 1 हो सकती है. बिल्कुल, ऐसा जरूरी थोड़े है कि सर फाई की वैल्यू 0 ही लेंगे तो ही कॉस की वैल्यू 1 होगी, ऐसा जरूरी तो नहीं है. कॉस की और भी अदर वैल्यू जो होती है उस पे कॉस के और अदर वैल्यूज पे भी और अदर एंगल्स की वैल्यू पे भी कॉस 1 हो सकता है. तो सर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या सिर्फ फाइव इक्वल्स टू जीरो पे मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है. मैंने सिर्फ एक जनरल केस लेके समझाया था कि लेट्स से मैं कह दूं कि दो वेव के बीच अगर फेज डिफरेंस फाइव इक्वल्स टू 0 डिग्री है, तो ए नेट हो जाएगा ए वन प्लस ए टू, और इस टाइप के इंटरफेरेंस को हम कहेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. सिमिलरली सोच के देखो, इसका भी जो सेकंड केस जो हमारा आया था उसमें भी ए नेट का फॉर्मूला तो वही रहेगा. जनरल फॉर्मूला ए नेट का क्या है, ए वन स्क्वायर ए टू स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू कॉस ऑफ फाइव. अब इस केस में फाइव 180 था, तो अगर मैं कॉस 180 निकालता तो कॉस 180 होता है -1, तो फिर यही फॉर्मूला हमारा क्या हो गया था, देखो ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर माइनस टू इंटू ए वन इंटू ए टू, यही हुआ था. अच्छा, कहा हुआ था मैं दिखा देता हूँ, देखो कल के लेक्चर में ये मैंने करा रखा है. यहाँ पीछे देखो, देखो जब हम डी आई मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बारे में बात करते हैं तो मैंने बताया था कि दो वेव जब ऐसे क्या होती है, आउट ऑफ फेज होती है एक दूसरे से. तो ऐसा जरूरी है क्या कि सर कॉस की वैल्यू -1 सिर्फ 180 के लिए ही हो,
ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। और भी अदर एंगल्स के लिए ये वैल्यूज -1 के बराबर हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है यार, नो प्रॉब्लम। तो सर ये हम कैसे पता करें, यही आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि कॉस की ऐसी कौन कौन सी वैल्यू है जिसपे हमको सॉरी मतलब फाई की, बेसिकली फेज की, नॉट कॉस की, फेज की ऐसी कौन कौन सी वैल्यू है जिसपे हमको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा, और कॉस की ऐसी कौन कौन सी, सॉरी फिर से कह रहा हूँ, कॉस फाई की ऐसी कौन कौन सी वैल्यू है जिसपे हमको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा, और क्या उसका कोई जनरल फॉर्मूला है, अगर जनरल फॉर्मूला है तो वो क्या है, वो हम आज के लेक्चर में ही देखेंगे। ठीक है, फिलहाल उससे पहले हम क्या करेंगे, उससे पहले तो हमने एक और चीज बताई थी, क्या मैंने ये भी बताया था, ये इतना तक पढ़ाने के बाद मैंने ये बताया था कि आप इसी चीज को, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को एक फेजर के थ्रू भी ड्रॉ कर सकते हो। फेजर मतलब मैं आपको बताया था कि एक एरो होता है जो कि रोटेटिंग वेक्टर होता है, आपने अल्टरनेटिंग करंट में ये चीजें पढ़ी हुई है। ठीक है, तो मैंने एक वेव के फेजर को A1 कह दिया, दूसरे वेव के फेजर को A2 कह दिया, और क्योंकि फाई दोनों के बीच 0 डिग्री है, मतलब दोनों का जो फेज है बेसिकली वो सेम फेज है, मतलब कि जो फेजर ड्रॉ होगा दोनों का वो सिमिलर फेज में होगा, मतलब दोनों एक के ऊपर एक होंगे। सिमिलर अगर मैं डिस्ट्रक्टिव की बात करता हूं तो इनके बीच फाई 180 था, इसलिए मैंने एक फेजर इधर ड्रॉ किया, दूसरा फेजर इधर ड्रॉ किया। ठीक है, तो आई थॉट फेजर से आप रूबरू हो चुके हैं, और नहीं भी पता है तो प्रीवियस लेक्चर देखोगे तो समझ आ जाएगा। ठीक है, उसी में इतना तक चलो ये तो क्लैरिटी थी अभी तक प्रीवियस लेक्चर की। ठीक है, मैं बताना क्या चाहता हूँ इससे वो समझिएगा मेरे साथ। ठीक है, मैं ना आपको एक सवाल देता हूँ, उस सवाल से और अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी इस चीज की। ठीक है, बेसिकली एक जेई का सवाल है। ठीक है, जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इससे आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कॉन्सेप्ट की। मान लो जेई में क्वेश्चन दिया हुआ था, जेई में क्वेश्चन ये था ना कि हमारे पास दो एसएचएम वेव की इक्वेशन दी हुई थी, एक तो एसएचएम वेव, सॉरी एस एच डब्ल्यू, नॉट एस एच एम, बार बार एस एच एम पता नहीं मेरे मुंह से क्यों निकल जाता है। सिंपल हार्मोनिक वेव की इक्वेशन दी हुई थी। ठीक है, दो सिंपल हार्मोनिक वेव थी हमारे पास। पहली वेव की जो इक्वेशन गिवन थी वो थी y1 इज इक्वल्स टू, नोट करिएगा, 3 साइन ओमेगा टी, एंड y2 इज इक्वल्स टू 4 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ठीक है, हमसे पूछा था कि जब इन दोनों का इंटरफेरेंस हुआ तो जो y नेट बना, उस वाई नेट की इक्वेशन को आप लिखिए, इनमें से कौन सा वाई नेट का इक्वेशन होगा, हमसे ये पूछा गया था क्वेश्चन में। सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं फिर से तुमको समझाता हूँ, एक जेई का सवाल है, उसमें पूछा गया ये चीज। बोला कहता है कि दो एसएचएम वेव थी, सॉरी सिंपल हार्मोनिक वेव थी, जिसका दोनों का इक्वेशन आपको गिवन था, कौन कौन सा, एक है y1 इज इक्वल्स टू सॉरी y1 इज इक्वल्स टू 3 साइन ओमेगा टी, दूसरा इक्वेशन था y2 इज इक्वल्स टू 4 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। हमसे पूछा गया था कि जब इनका इंटरफेरेंस हम कराएंगे तो जो वाई नेट मिलेगा उस वाई नेट को इक्वेशन में रिप्रेजेंट करो। अच्छा, अब सबसे पहली चीज सर, ये इस सवाल को अप्रोच कैसे करेंगे, सबसे पहली चीज देखो, इंटरफेरेंस होता है तो इंटरफेरेंस में क्या चीजें होती है सर, एम्पलीट्यूड में हमको चेंज देखने को मिलता है। एक तो अगर इंटरफेरेंस का एम्पलीट्यूड क्या हुआ, बढ़ गया, मतलब कुछ ना कुछ हमारे पास कोई फिक्स वैल्यू आई, तो हम कह देंगे कि सर सी आई हो रहा है। और अगर एम्पलीट्यूड 0 हो गया तो हम कह देंगे कि डी आई हो रहा है। क्यों भाई, देखो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो हमारा नेट एम्पलीट्यूड होता है वो कितना होता है, A1 प्लस A2। ठीक है, कब, जब दोनों के बीच जो फेज हो वो फाई की वैल्यू 0 डिग्री हो। और ए नेट डिस्ट्रक्टिव में अगर हम नेट एम्पलीट्यूड निकालते हैं तो A1 माइनस A2 होता है, कब, जब फेज डिफरेंस 180 हो। बट यहाँ सर फिलहाल क्वेश्चन हमको दिया हुआ है क्या, कि y1 है दैट इज इक्वल्स टू 3 sin ओमेगा टी, y2 है दैट इज इक्वल्स टू 4 sin ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। इसमें हमसे नेट पूछ रहा है, मतलब हमसे ये नहीं पूछ रहा है कंस्ट्रक्टिव है कि डिस्ट्रक्टिव है, हमसे पूछ रहा है कि इन दोनों वेव का जब हम इंटरफेरेंस कराए तो इन दोनों वेव के इंटरफेरेंस से जो आपको नेट का इक्वेशन मिला, नेट वेव का जो इक्वेशन मिलेगा उस इक्वेशन को आप लिखिए, ये क्वेश्चन है, इसलिए एक जेई का सवाल है। ठीक है, अब इनमें से बहुत अच्छी बात है, देखो बहुत सारे बच्चे जो कर लेंगे, क्यों, क्योंकि देखो जब इंटरफेरेंस होता है तो इंटरफेरेंस में सर एम्पलीट्यूड निकालने का तो एक ही जनरल फार्मूला है, कौन सा, ए नेट स्क्वायर इज इक्वल्स टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 एंड कॉस ऑफ फाई। ठीक है, ठीक है सर, चलो अब देखना क्या है सर, ये पहली वेव है। अच्छा, पहली वेव, एक जनरल इक्वेशन क्या होती है एसएचएम की, सबने देखा है जनरल इक्वेशन क्या होती है एसएचएम की, सर ये होती है y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, होता है ऐसा ही कुछ, सोच के देखो, होता है। तो जरा इस दोनों इक्वेशन को
सॉरी, ये इक्वेशन को और ये इक्वेशन को जरा कंपेयर करो जनरल इक्वेशन से, तो आपको देखने को क्या मिलेगा कि सर पहली वेव का एम्पलीट्यूड है 3 और दूसरी वेव का एम्पलीट्यूड है 4। क्यों भाई? क्योंकि जनरल इक्वेशन में एम्पलीट्यूड इनटू साइन, तो साइन के आगे जो भी लिखा है सर वो उसका एम्पलीट्यूड है। ये तो पता चल गया सर। बिल्कुल, मतलब पहली वेव जो दिया हुआ है उसका एम्पलीट्यूड कितना है सर? तो A1 की वैल्यू है सर 3, सिमिलरली A2 की वैल्यू है सर 4। अच्छा, हमसे नेट पूछ रहा है, तो ए नेट मतलब बेसिकली वाई नेट। अरे ए नेट मतलब नेट एम्पलीट्यूड, तो वाई नेट लिखते वक्त क्या करेंगे? वाई नेट का इक्वेशन भी क्या होगा? बिल्कुल वही फॉर्म में होगा। कौन सा? ए साइन ओमेगा टी माइनस फाइव या प्लस फाइव, ये हो सकता है, हो सकता है बिल्कुल। जनरल इक्वेशन तो यही कहता है। बिल्कुल। अब सोच के देखो, नेट इक्वेशन हमको लिखना है तो उसके लिए नेट एम्पलीट्यूड भी तो चाहिए। तो नेट एम्पलीट्यूड कैसे निकलेगा? ए नेट का हमारे पास फॉर्मूला है ऊपर। अब सवाल ये है सर कि सर यहाँ कॉस फाई क्या है? फाई की वैल्यू पता रहे तब तो सर ये ऊपर वाले फॉर्मूले में हम पुट करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे इस आंसर को। तो सोच के देखो, साफ साफ दिख रहा है फाई की वैल्यू देखो कितनी है। कैसे? देखो, यहाँ अगर मैं इस चीज को थोड़ा सा हटा के, अगर मैं इस पहले जो वेव है मैं इसमें लिख दूं ओमेगा टी प्लस जीरो, यहाँ मैं ऐड नहीं कर पा रहा हूँ बट आप समझ जाना, यहाँ इस इक्वेशन में अगर मैं ओमेगा टी प्लस जीरो कर दूं, ठीक है, आप समझ गए होंगे, अभी लिखा नहीं जा रहा है, ठीक है, इस पे पता नहीं क्यों, तो साइन ओमेगा टी प्लस जीरो कर दूं, तो सोच के देखो पहले वेव का जो इक्वेशन होगा वो 3 साइन ओमेगा टी प्लस जीरो होगा, दूसरे का इक्वेशन 4 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 होगा। मतलब इन दोनों के बीच फेज का डिफरेंस आपको कितना देखने को मिल रहा है? सर पाई बाई 2 के बराबर। क्यों? यार पहले फेज में से दूसरे फेज को माइनस करो, तो पहले में तो जीरो है, तो अगर मैं मान लो फाई निकालना चाहूं तो मैं क्या कर सकता हूँ? फाई वन माइनस फाई टू, या फिर दूसरा वेव मान लो अगर वाई टू है तो मैं क्या कर सकता हूँ? फाई टू माइनस फाई वन। अच्छा, ओमेगा टी के बाद मान लो यहाँ जीरो है, कुछ नहीं लिखा है तो उसको जीरो मान लो, और यहाँ ओमेगा टी के बाद क्या लिखा है? पाई बाई टू। पाई बाई टू माइनस जीरो करूंगा तो क्या पाई बाई टू ही आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल सर। तो दोनों वेव के इक्वेशन को देख के एक बात ये भी पता चल गई कि सर इन दोनों के बीच जो फेज का डिफरेंस है सर वो पाई बाई टू के बराबर है। अब तो सब कुछ है तुम्हारे पास, अब तो तुम एनेट निकाल सकते हो। बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। तो एनेट का स्क्वायर क्या हो जाएगा? सर जी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कॉस ऑफ पाई बाई 2। बिल्कुल। जब आप इसके ए नेट को सॉल्व करोगे तो क्योंकि 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, आप डायरेक्टली इस चीज को आप ऐसे भी जोड़ सकते हो, ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे सो यू विल गेट द नेट एम्पलीट्यूड दैट इज इक्वल्स टू 5। अब नेट एम्पलीट्यूड तो सर 5 आ गया हमारे पास, लेकिन हमसे नेट एम्पलीट्यूड नहीं पूछा है, हमसे पूछा है कि नेट वेव का इक्वेशन प्रॉपर लिखो। तो यार वेव का इक्वेशन तो इसी में लिख सकते हैं, y इज इक्वल्स टू a। सोच के देखो, अगर मेरे को नेट वेव लिखना हो तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, y नेट इज इक्वल्स टू a नेट साइन ओमेगा टी। अब ये जो फाई है ये भी हमको डिटरमाइन करना पड़ेगा, क्योंकि जनरल इक्वेशन में फाई होना चाहिए और हमको फाई पता करना पड़ेगा ना। अब यही तो समस्या है कि सर नेट वेव को जोड़ तो देंगे, चलो ये तो पता चल गया कि हम एम्पलीट्यूड तो निकाल सकते हैं सर, क्योंकि हमारे पास जनरल फॉर्मूला दिया हुआ है कितना? ए नेट स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू कॉस ऑफ फाई। हमने पहले वेव का क्या किया? कंपेयर किया जनरल इक्वेशन, तो हमको पता चला कि पहले वेव का एम्पलीट्यूड 3 है, दूसरे वेव का एम्पलीट्यूड 4 है, तो हम फिर a1 को 3 ले लिया, a2 को 4 ले लिया और दोनों के बीच फेज डिफरेंस पाई बाई 2 था। हमने फिर इस चीज को कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अच्छा, ए नेट जब कैलकुलेट किया तो हमारे पास कितना आया? 5 के बराबर आया, ठीक है सर। अब वाई नेट लिखने के लिए ए नेट तो ठीक है हमारे पास चाहिए, साइन भी हम लिख देंगे, ओमेगा टी भी लिख देंगे, लेकिन उसके साथ जो फेज लिखते हैं सर वो तो पता होना चाहिए। अच्छा, फेज क्या है? फेज ये बताता है कि जो आपका नेट है वो आपका जो बेसिकली पहला या दूसरा वेव है, कोई भी दो एक वेव पकड़ लो, उन दोनों वेव से कितना एंगल आगे है या कितना एंगल पीछे है, यही चीज हमको फेज डिटरमाइन करती है। अब इस चीज को डिटरमाइन कैसे करेंगे? मेजर प्रॉब्लम यहाँ होता है। ये बताओ यहाँ तक सबको समझ आया? ये नेट एम्पलीट्यूड जो मैंने निकाला है नेट वेव का, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना? ये बताओ, अभी तक जो मैंने कराया है इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ये तो सबको समझ आया कि सर नेट एम्पलीट्यूड आपने कैसे लिखा? सिंपल सा इक्वेशन है ए नेट स्क्वायर से, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना अभी तक? इतना तो समझ आ गया। बस हमको डिटरमाइन क्या करना है, अब वो साथ का फेज, सर साइन ओमेगा टी के बाद क्या लिखेंगे, फिर वो अगर हमको पता चल गया तो हमारे पास नेट वेव का इक्वेशन आ जाएगा। अब उसके लिए मैं अभी एक कॉन्सेप्ट दूंगा, इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है। मैं करा रहा हूं भले इस क्वेश्चन को फॉर्म में, बट ये कॉन्सेप्ट है प्रॉपर। अच्छा, अब सर इसको हमको डिटरमाइन करना है।
अब सोच के देखो, मैंने क्या बताया था, अब यहां हम यूज करेंगे फेजर का, मतलब आधा अधूरा काम तो हमने कर लिया है सर। वाई नेट को हमने लिख लिया है, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं वरना फिर इधर लिख नहीं पाऊंगा मैं, ठीक है, मैं यहाँ लिखता हूँ। आधा अधूरा काम हमने निपटा लिया है सर। मैंने वाई नेट इज इक्वल्स टू ए नेट की जगह मेरा 5 आया, साइन ओमेगा टी प्लस, अब बस ये 5 हमको पता चल जाए कहीं से। अच्छा, इसको पता करने का तरीका क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ, देखो कैसे। देखो सबसे पहली चीज, अच्छा वाई वन क्या था पहले लिख लेते हैं एक बार और, क्या था वाई वन भाई, वाई वन था 3 साइन ओमेगा टी प्लस 0, मन हो तो लिख लो कोई दिक्कत नहीं। वाई टू इज इक्वल टू क्या था, 4 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। अच्छा, इन दोनों के बीच फेज का डिफरेंस कितना है, तो सर साफ साफ दिख रहा है क्या, पाई बाई टू माइनस 0 मतलब पाई बाई टू, सिंपल है। तो दोनों के बीच जो फेज का डिफरेंस है फाइव, वो कितना है, पाई बाई टू है। अब सोच के देखो, अगर मैं इन दोनों वेव को एक फेजर के फॉर्म में ड्रॉ करूं तो मजा आ जाएगा क्या, बिल्कुल सोच के देखो। सोचो, पहला वेव है y1 इज इक्वल टू 3 साइन ओमेगा टी प्लस 0, तो क्या मैं इसको एक एरो से रिप्रेजेंट कर दूं, मान लो मैं बोल रहा हूं कि ये मेरा y1 वाला वेव है, ठीक ठीक, ये y1 वाला वेव है जो कि फाइव इक्वल्स टू 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, दूसरा वेव कहां है सर, y2 इज इक्वल टू 4 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, प्लस पाई बाई टू मतलब y1 से प्लस पाई बाई टू आगे ड्रॉ करिए एरो को। तो अगर मैं y1 से प्लस पाई बाई टू आगे ड्रॉ करूंगा एरो को, तो सोच के देखो, अगर मैं यहां से एकदम 90 डिग्री पे एक एरो खींच दूं, तो सर क्या ये हमारा y2 वेव होगा, बिल्कुल होगा, झूठ मत बोल। ऐसे ही करते हैं भाई, पढ़ा है सबने फेजर, आपने एसी पढ़ा होगा, आपने कहते थे ना कि लैग कर रहा है लीड कर रहा है, वो आगे है ये पीछे है, बिल्कुल वही वाला कॉन्सेप्ट। y1 को लेट से मैंने कहा ये 5 को 0 है, मतलब इसका एम्पलीट्यूड है बेसिकली 3, और जो y2 मैंने ड्रॉ किया, एरो की लेंथ क्या बताती है, फेजर में एरो की लेंथ उसका एम्पलीट्यूड ही तो बताती है। तो एरो मैंने y2 को ड्रॉ किया, क्योंकि y2 पाई बाई टू आगे था, इसलिए मैंने क्या किया, हमेशा आपको फेजर कॉन्सेप्ट पता है, एंटी क्लॉकवाइज चला जाता है। तो एंटी क्लॉकवाइज जब मैं चला y1 से, तो मैं y2 को पाई बाई टू एंगल पे ड्रॉ कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ सर। इसका फेजर कितना है, इसका एम्पलीट्यूड कितना है सर, 4 है। अच्छा, जो हमारा y नेट आया, y नेट क्या आया सर, इन दोनों के बीच का रिजल्टेंट ही तो y नेट होगा, बिल्कुल। तो ये क्या हमारा y नेट है, अभी जो हमने निकाला है, कितना आया y नेट सर, 5 के बराबर आया, अभी भी निकाला है हमने, ये क्या है हमारा, ये y नेट है, अभी निकाला है, पीछे करके देखो y नेट कितना आया, y नेट देखो 5 आया है। अरे a नेट 5 आया मतलब y नेट का एम्पलीट्यूड कितना आया, 5 आया, ठीक है सर। इसके बीच एंगल तो पाई बाई टू है। अब मैं तुमसे पूछूं क्या, हमको यही तो पता करना है सर, कि जो नेट है, बेसिकली नेट में जो साइन के बाद ओमेगा टी के बाद जो भी फेज आएगा, वो फेज क्या है, वो फेज क्या बताता है, फेज यही बताता है ना कि सर जो आपका नेट है वो या तो y1 से कितना आगे है या y2 से कितना पीछे है। चाहे आप y1 के रेस्पेक्ट में लिख दो तो भी सही है, चाहे आप y2 के रेस्पेक्ट में लिख दो तो भी सही है कि नहीं, सोच के देखो। वाई नेट क्या है, वाई नेट बेसिकली एक ऐसा फेजर है जो कि y1 से तो आगे है लेकिन y2 से तो पीछे है। तो अगर आप चाहो तो ओमेगा टी के बाद जो फेज है, फेज क्या है, बेसिकली एंगल ही तो बताता है, किसके बीच का एंगल, अरे नेट नेट वाई नेट और y1 के बीच का एंगल कह लो, या फिर वाई नेट या फिर y2 के बीच का एंगल कह लो, बस फर्क इतना है कि वाई नेट जब हम लिखेंगे तो हम ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वाई नेट जब हम लिखेंगे y1 के रेस्पेक्ट पे तो हम लिखेंगे उसको पॉजिटिव, और वाई नेट अगर मैं y2 के रेस्पेक्ट में लिखता तो मैं उसको लिखता निगेटिव, क्योंकि वो पीछे था। सिंपल है, बस इतना ही तो कॉन्सेप्ट है। तो आओ मैं पकड़ता हूँ y1 को, मैं कहता हूं जो y नेट है वो y1 से मान लो कि कितना है, 5 एंगल आगे है, कितना, 5 एंगल आगे है। अब तो कितनी सिंपल सी बात है सर, क्यों भाई, ये एक ट्रायंगल दिख रहा है, इस ट्रायंगल को जरा बाहर निकालो, ठीक है सर निकाल लिया, दिस इज 5, दिस इज 3, साफ साफ दिख रहा है, दिस इज 5, दिस इज 3, एंड दिस इज योर एंगल 5। अब सोच के देखो, क्या ऐसा कोई एंगल आपने पढ़ा है, सोच के देखो, ये लेंथ कितनी है, ये 4 है, 5 4 3, क्या ऐसा कोई ट्रायंगल पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता देता हूं, याद रख लो। ये एंगल, ये जब ट्रायंगल आपको दिखे 5 4 और 3 का, तो इसमें जो ये वाला एंगल होता है ये 53 डिग्री होता है, और इसके अपोजिट वाला जो एंगल होता है वो 37 डिग्री होता है। कितना होता है, ये 5 4 3, ये तुम्हारा कॉस और साइन का ट्रायंगल होता है। तो इसमें जो ये वाला छोटा एंगल देख रहे हो जो 5 और 3 के बीच है, मतलब हाइपोटेन्यूज और बेस के बीच जो एंगल बनता है वो 53 डिग्री का होता है। ये नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट ट्रायंगल है इसलिए कह रहा हूँ। और 5 और 4 के बीच एंगल बनता है वो 37 डिग्री एंगल है, मतलब ये तो पता चल गया सर कि 5 और 3 के बीच जो एंगल होगा वो 53 डिग्री होगा। तो क्या मैं अब इसके अंदर ये लिख दूं कि y नेट इज इक्वल टू 5 साइन ओमेगा टी प्लस 53 डिग्री, दिस इज योर फाइनल आंसर।
दिस इज योर फाइनल आंसर। क्या आपको फेजर का कॉन्सेप्ट समझ आ गया? कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, बस आपको तरीका पता होना चाहिए कैसे सॉल्व करेंगे, फेजर को कैसे सॉल्व करेंगे, ये तरीका आपको पता होना चाहिए। बताओ क्या ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया? इट इज अ जेई का क्वेश्चन, 53 डिग्री, यस इट इज। तो जो हमारा बेसिकली जो नेट इक्वेशन आया वो क्या आया? y net इज इक्वल्स टू 5 sin ओमेगा t प्लस 53 डिग्री इज योर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। क्लियर एवरीबॉडी? जल्दी से बताओ। हाँ यस, ओमेगा टी माइनस 37 डिग्री भी लिख सकते हैं, बिल्कुल नो प्रॉब्लम। इसके बीच का एंगल 37 हो जाएगा, ये 53 है तो 37 हो जाएगा, वैसे भी लिख सकते हो, दोनों तरीका सही है। क्लियर? एकदम बढ़िया से क्लियर। ये कॉन्सेप्ट था, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है। जेई का क्वेश्चन है ये, बट मैंने इसको लिया है ताकि मैं तुमको सिखा सकूं। कभी नेट पूछे तो आप नेट के लिए ये इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, और कभी आपसे अगर ये भी पूछ दे कि उसका इक्वेशन लिखो तो आप फेज को भी पता कर सकते हो। अच्छा, इसका एक सर एक जनरल फॉर्म दे दो। आओ मैं जनरल फॉर्म तो देता हूँ, ये तो क्वेश्चन था। अच्छा सर, इसको जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करेंगे? सिंपल है, यहाँ जनरल फॉर्म लिख लो, फॉर्मूला टाइप लिख लो। क्या लिख सकते हैं, सोच के देखो। सर मान लीजिए कि कोई एक वेव है जिसका ये A1 एम्पलीट्यूड है, ठीक है। सर मान लीजिए ये कोई एक ऐसी वेव है जिसका ये A2 एम्पलीट्यूड है, और इनके बीच से जाएगा क्या? ए नेट। पैरेललोग्राम लॉ, बिल्कुल वेक्टर एडिशन पैरेललोग्राम लॉ। क्या जाएगा? ये इनके बीच से जाएगा ए नेट, बिल्कुल। अच्छा तो ए नेट का फॉर्मूला क्या हो गया सर? अभी अभी पढ़ा है, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस ऑफ फाइव। अच्छा कॉस ऑफ फाइव क्या है? सर कॉस ऑफ फाइव तो ये पूरा एंगल है A1 और A2 के बीच का, मतलब कितना फेज डिफरेंस है। फाइव का मतलब दोनों के बीच, दोनों वेव के बीच कितना फेज डिफरेंस है। अच्छा ये जरा फॉर्मूला मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है। अच्छा सर, अगर मान लीजिए इक्वेशन के लिए मुझे ये भी पूछा जाए कि एंगल बताओ ए नेट और A1 के बीच, तो मान लो ये वाला एंगल, इस एंगल को मान लो मैं डेल कहता हूँ। तो सोच के देखो, मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ इसका, इसका फॉर्मूला मैं लगा सकता हूँ, इसका फॉर्मूला बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने एक वेक्टर के अंदर पढ़ा है, जिसका एक जनरल फॉर्मूला भी आप ले सकते हो, ठीक है। दिस इज tan डेल इज इक्वल्स टू, ठीक है, tan लेते हैं, tan ऑफ एंगल लेते हैं। सो ये होता है आपका A2 sin फाइव अपॉन A1 प्लस A2 कॉस ऑफ फाइव। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने कहा पढ़ा है, जैसे आपने उसके अंदर पढ़ा है, जब आपने वेक्टर पढ़ा होगा तो उसके अंदर आप पी एन क्यू के फॉर्म में पढ़ते थे, याद है? दो वेक्टर ऐसे हुआ करता था, इधर मान लो P हुआ करता था, इधर मान लो Q हुआ करता था, और इनके बीच का रिजल्टेंट अगर R हुआ करता था, तो याद करो जो इनके बीच जो नेट और P के बीच जो एंगल होता था, जिसको हम tan डेल कहते थे, वो होता था Q sin थीटा अपॉन P प्लस Q cos थीटा। बिल्कुल वैसा ही ये भी है। तो डायरेक्टली आप एक जनरल फॉर्म के में भी मैंने आपको दे दिया, मैंने उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन भी करा दिया ताकि आपको क्लैरिटी हो जाएगी, ठीक है। तो आप इन दोनों फॉर्मूले को इजीली याद रख सकते हैं। और जनरल इक्वेशन सर क्या होगी? वो होगी आपको सबको, आप सभी को पता है, ठीक है। नेट की जनरल इक्वेशन क्या होगी? बिल्कुल इसी फॉर्म में आप इक्वेशन को लिखेंगे। कौन से फॉर्म में? बिल्कुल यही वाले, वाई नेट इज इक्वल्स टू ए नेट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, प्लस माइनस फाइव दोनों लगा लो, ठीक है। तो ये तीन आप जनरल फॉर्मूले याद रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ आपका इंटरफेरेंस वगैरह वाला कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। हो गई क्लैरिटी सबको? जल्दी से फटाफट से बताओ। नो प्रॉब्लम, बिल्कुल वही वेक्टर वाला जैसा कॉन्सेप्ट है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? कोशिश करता हूँ, ठीक है। वैसे तो इनफ पढ़ाना ही है मुझे भी, तो परेशान ना होइए, पढ़ा देंगे, ठीक है। चलिए, चलो, ये तो बात हुई सर कुछ एडिशनल कॉन्सेप्ट जो कल के लेक्चर में छूटे हुए थे, ठीक है। अब वापस आते हैं। क्या शुरुआत में आज के लेक्चर मैंने वही बात बोली कि सर ऐसा जरूरी तो नहीं है ना कि जो कॉस की जो वैल्यू 1 है वो सिर्फ 0 डिग्री पे हो, या फिर कॉस की वैल्यू -1 वो सिर्फ 180 डिग्री पे हो। तो ऐसे और कैसे पता करेंगे सर? ऐसा जरूरी तो नहीं है। तो उसी के लिए अब हम एक्चुअल में चलते हैं किधर, इसको कहते हैं मैक्सिमा और मिनिमा का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अच्छा उससे पहले मैंने आपको जनरल इक्वेशन एक दे दी, किसकी? नेट एम्पलीट्यूड निकालने की, जब दो वेव इंटरफेरेंस करते, तो ये सब इंटरफेरेंस के अंदर चल रहा है, ठीक है। तो इंटरफेरेंस से बाहर कुछ नहीं है, ये सब इंटरफेरेंस का ही पार्ट है, ठीक है। अच्छा एक और चीज रिलेट करना मेरे साथ, क्या है?
नोट करना, देखो याद रख लो हमेशा। ए नेट का सर फॉर्मूला आपने दे दिया, कभी कभी क्वेश्चंस क्या करता है ना, इंटेंसिटी के फॉर्म में भी पूछ देता है, ठीक है। वो नेट एम्पलीट्यूड ना पूछ के वो नेट इंटेंसिटी भी पूछ देगा कि दो वेव है, दोनों जब सुपरपोजिशन करेंगे या दोनों के बीच जब इंटरफेरेंस होगा तो उनके बीच नेट इंटेंसिटी कितनी होगी वो निकालिए। तो बस एक छोटी सी बात आप याद रख लो, आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है, नहीं पता मैं बता देता हूँ। देखो जो इंटेंसिटी होती है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। जो इंटेंसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। तो अगर मैं इस ए नेट के फॉर्मूले को इंटेंसिटी के टर्म में लिखना चाहूंगा तो मैं कैसे लिख सकता हूं, सोच के देखो। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, ए नेट स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू कॉस ऑफ फाइव, ठीक है, यहाँ लिख लेना कॉस ऑफ फाइव। अब अगर मान लो मैंने बोला, क्या बोला कि सर जो इंटेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए स्क्वायर के, तो सर जहां जहां ए स्क्वायर है वहां वहां किससे रिप्लेस हो जाएगा, ये ए स्क्वायर रिप्लेस हो जाएगा आई नेट से, ए वन स्क्वायर रिप्लेस हो जाएगा आई वन से, प्लस ए टू स्क्वायर रिप्लेस हो जाएगा आई टू से, सोच के देखो, प्लस टू इंटू, अच्छा अगर इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल है आई स्क्वायर के, तो अगर मुझे सिर्फ ए चाहिए तो मैं ये भी लिख सकता हूं कि अंडर रूट आई इज प्रोपोर्शनल टू ए। सोच के देखो, अगर आई ए स्क्वायर का प्रोपोर्शनल है तो इस स्क्वायर को इधर भेजो, तो जब स्क्वायर को इधर भेजोगे तो क्या इस पे रूट लग जाएगा, मतलब टू ए वन ए टू लिखना है तो मैं लिख सकता हूँ टू रूट आई वन रूट आई टू कॉस ऑफ फाइव। बहुत 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, देखो सिंपल से एक इक्वेशन से आ गया जो हमने पहले ही ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। बस उसको उस इक्वेशन को इंटेंसिटी के टर्म में अगर लिखना हो तो हम लिख सकते हैं। ये तो हमारा एम्पलीट्यूड के टर्म में था, जब इंटरफेरेंस हो अगर एम्पलीट्यूड के टर्म में सवाल दे दे पूछ दे तो हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। सर इंटेंसिटी पूछे तो भी हमको अब पता चल गया डायरेक्ट रिलेशन, क्या कि सर जो इंटेंसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ए स्क्वायर के, तो ए स्क्वायर जगह आई से रिप्लेस कर देंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है ना, फटाफट से बताओ। छोटा सा इन्फॉर्मेशन है बट इंपॉर्टेंट है। कोई दिक्कत तो नहीं है, जल्दी से बताओ। क्लियर है, क्लियर है सर कि आई नेट जो है उसको मैं लिख सकता हूँ आई वन प्लस आई टू, टू अंडर रूट टू रूट आई वन आई टू कॉस ऑफ फाइव, ठीक है, फाइव फेज डिफरेंस है ये तो आपको पता है, ठीक है। चलिए अब वही बात मैं आपसे करना चाहता हूँ, क्या सर ऐसा जरूरी तो नहीं है कि हर वैल्यू हर मतलब सिर्फ 0 डिग्री पे ही कॉस की वैल्यू 1 हो या सिर्फ 180 पे ही कॉस की वैल्यू -1 हो। हाँ बिल्कुल, तो वही कंडीशन अब हम पढ़ने जा रहे हैं जिसको कहते हैं, जान के आपको खुशी होगी, इसको कहते हैं कंडीशन ऑफ मैक्सिमा एंड कंडीशन ऑफ मिनिमा। याद रख लो हमेशा, नोट करने जाना, अब यहाँ से इंपॉर्टेंट सेक्शन शुरू हो रहा है। जब भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, जब आप वेव ऑप्टिक्स पढ़ोगे तो उसमें आपको जानने को मिलेगा कुछ पैटर्न बनते हैं, उस पैटर्न को मैक्सिमा या मिनिमा कहते हैं। बट अभी के लिए सिर्फ इतना जान लो कि जब भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा दो वेव के बीच, इंटरफेरेंस मतलब दो वेव का सुपरपोजिशन, दो वेव का जुड़ना, दो वेव का एडिशन, उसी को इंटरफेरेंस कहते हैं। तो अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो इसको कहेंगे कि मैक्सिमा का कंडीशन है ये। क्यों? क्योंकि आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में ये चीज मैं बता चुका हूं कल के लेक्चर में कि इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है ना, जुड़ जाती है इंटेंसिटी, ए वन प्लस ए टू हो जाती है तो जुड़ जाती है, मतलब इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है। मतलब जब इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी तो हम इसको कहेंगे कि ये मैक्सिमा का केस है। अच्छा, वही चीज आपको मैंने ये चीज बताई थी क्या कि सर ऐसा जरूरी तो नहीं है। अच्छा, मैक्सिमा के लिए कंडीशन क्या है, सर मैक्सिमा के लिए कंडीशन, मैक्सिमा मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन क्या थी कि सर cos फाई की वैल्यू जो होनी चाहिए वो पूरी वैल्यू 1 के बराबर होनी चाहिए। तभी तो सोच के देखो, मैंने यहाँ कराया तो है, cos cos की पूरी वैल्यू अगर 1 हो जाए सर, मतलब cos फाई की वैल्यू 1 हो जाए तो हमारा नेट एम्पलीट्यूड होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा, किसके बराबर, ए वन प्लस ए टू के बराबर। तो सोच के देखो, अगर मेरे को मैक्सिमम का कंडीशन चाहिए तो उसका सिंपल सा कंडीशन क्या है कि सर cos फाई की वैल्यू को 1 होना होगा, कुछ भी करके cos फाई की वैल्यू को 1 कर दो। अब जरूरी थोड़े है कि सर सिर्फ फाई की 0 डिग्री वाली वैल्यू पे ही cos 1 हो, और अदर वैल्यू पे भी तो cos 1 होता है। वो अदर वैल्यूज क्या है, तो उसी का मैं आपको एक जनरल फॉर्मूला दूंगा, क्या जनरल फॉर्मूला, बहुत सिंपल है, ठीक है। देखो इतना सिंप्लीफाइड करके कोई वेव्स तो पढ़ाता नहीं है, वैसे भी सब उड़ाते जाते हैं, ठीक है, समझ आता नहीं है। बट मैं बैठा हूं यहाँ, ठीक है, मैं जनरल फॉर्मूला तुमको दे रहा हूँ, कौन सा, फाई का जनरल फॉर्मूला है, और जान के बड़ा मजा आएगा, वो होता है 2n पाई। बस अब इसको याद रख लो, बस यही एक चीज है,
जहां n की वैल्यू को आप पुट कर सकते हो 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। सोच के देखो, जब आप n की वैल्यू 0 पुट करोगे तो एक कंडीशन आएगी मैक्सिमा की। मैक्सिमा मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मैंने तुमको वो कंडीशन दे दी। कौन सा कंडीशन दे दी? वही कंडीशन दे दी, 2n पाई कंडीशन। याद रख लो हमेशा, 2n पाई मतलब कि n की वैल्यू को आप 0, 1, 2, 3, 4 पुट करते जाइए और वो एंगल पाते जाइए जिसपे आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा, जिसपे आपको cos फाई की वैल्यू 1 मिलेगी और आपकी इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। इसलिए इसको कहते हैं कंडीशन ऑफ मैक्सिमा। क्या है कंडीशन? 2n पाई। तो अब सोच के देखो, n की वैल्यू मैं 0 पुट करता हूं, मतलब फाई की वैल्यू जब 0 डिग्री होगी तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा, तो मैक्सिमा मिलेगा। सोच के देखो, अब अगर n की वैल्यू को मैं यहां 1 पुट करूं तो 2 × 1 × पाई मतलब 2 पाई। अरे सर, 3 पुट करूं तो 2 × 3 × 6, 2 × 3 × पाई मतलब, सोच के देखो, पहले 0 पुट कर लिया, फिर 1 पुट कर लिया और फिर 2 पुट करो तो 2 × 2 × पाई मतलब 4 पाई। ऐसे ही 6 पाई। ऐसे ही जब आप 5 पुट करोगे, सोच के देखो, 3 पुट कर लिया, 4 पुट करोगे 8 पाई, 5 पुट किया 10 पाई, ऐसे ही चलते जाएगा। मतलब कॉस की एक तो 0 वाली वैल्यू पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा, एक तो 2 पाई वाली वैल्यू पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। और आपको जान के खुशी होगी, कॉस 2 पाई की वैल्यू भी बच्चों 1 होती है, कॉस 4 पाई की वैल्यू भी 1 होती है, कॉस 6 पाई की वैल्यू 1 होती है, कॉस 8 पाई की वैल्यू 1 होती है और कॉस 10 पाई की वैल्यू 1 होती है। और ऐसे ही जैसे ही आप एन की वैल्यू पुट करते जाओ, आपको सभी वैल्यूज वो कॉस की मिलती जाएंगी, जिसपे कॉस की वैल्यू 1 होगी। और कॉस की वैल्यू 1 होगी तभी तो इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, तभी तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आपको देखने को मिलेगा। तो सर कितना बढ़िया सा फॉर्मूला आपने दे दिया, 2n पाई। बस n की वैल्यू को 0 से वैरी कराते जाओ, हमको वो एंगल मिलता जाएगा, हमको वो फेज मिलता जाएगा जिस फेज पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या फिर मैक्सिमा हमको मिलते जाएगा। बोलो क्लियर हुआ? बोलो अंडरस्टैंडिंग हुई सबको? जल्दी से बताओ, क्या फील हुआ एक्चुअल कि सर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का अब ले लिए फील हम। अब तो हम सर बता सकते हैं कि कौन कौन से एंगल पे सी आई मिलेगा हमको या मैक्सिमम मिलेगा हमको। बस आप एन की वैल्यू पुट करते जाओ, जनरल फार्मूला याद रखना है 2n पाई। दिस इज द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम। फटाफट से बताओ, फटाफट से बताओ। अच्छा, मैक्सिमा का क्या कंडीशन है? वो है 2n पाई। अच्छा सर, आओ डिटरमाइन करते हैं। आओ, मैक्सिमा पे होगा क्या सर? तो मैक्सिमा पे सर एक ही चीज होगी, क्या होगी? आपका जो एम्पलीट्यूड होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा, तभी तो मैक्सिमम बनेगा, जिसको हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। अच्छा, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है क्या, वो चेक करते हैं। ये कॉस की इतनी सारी फाई की वैल्यू है, इन सब पे कॉस की वैल्यू 1 होती है, तो हमारे पास नेट फॉर्मूला जो होता है वो होता है ए नेट स्क्वायर इज इक्वल्स टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस ऑफ फाई। सॉरी, यहाँ उठाओ, यहाँ से एक सेकंड थोड़ा सा नीचे लिखते हैं। जो ए नेट होता है, ठीक है, मैक्सिमम पे ए नेट क्या होगा? मैक्सिमम होगा, इसलिए मैं ए नेट मैक्स लिख रहा हूं। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? जनरल फॉर्मूला तो सर एक ही है, A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर 2A1 A2, अरे यार, कॉस ऑफ फाइव। अब सर कॉस फाइव तो सर बहुत हो सकता है, फाइव को आप 0 पुट कर लो, 2 पाई पुट कर लो, 4 पाई पुट कर लो, 8 पाई पुट कर लो। चलो मेरा मन, मैं 4 पाई पुट करके चेक करता हूँ कि कितनी मैक्सिमम इंटेंसिटी आ रही है, किस सॉरी मैं कितनी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आ रही है। तो ए नेट मैक्स कितना होगा? ए नेट मैक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2 × A1 × A2। मान लो मैंने चेक किया cos 4 पाई पे, और cos 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? वो होती है 1। अरे सबको पता है, ये सारे कंडीशंस cos की 1 ही तो वैल्यू कराते हैं, मतलब ये पूरा टर्म हो गया सर 1। तो सर जो ए नेट मैक्स आया वो आया A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2, ये पूरी वैल्यू 1 के बराबर हो गई। बिल्कुल। अब सोच के देखो, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 × A × B, अरे ये तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। मतलब ए नेट मैक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, A1 + A2 का होल स्क्वायर। अब दोनों साइड से स्क्वायर को गायब कर दो, तो ए नेट मैक्स कितना आया? मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना आया? वो आया सर A1।
प्लस A2, यही तो है क्या? अरे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस CI, अरे इसी को तो मैक्सिमा कहते हैं। मतलब कितनी मैक्सिमम इंटेंसिटी हो सकती है, दोनों के एम्पलीट्यूड को जोड़ दीजिए उतनी मैक्सिमम हो सकती है। क्या बात है, देखो आया कि नहीं आया? क्या A8 मैक्स A1 प्लस A2 आया? बोलो, आई बात? क्या बनी तुम्हारी पूरी क्लैरिटी? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, फटाफट से। हाँ जी, बोलो 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 बोलो। क्या बात है? अच्छा 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 सर, आपने मैक्सिमम एम्पलीट्यूड निकलवा दिया, सर मैक्सिमम इंटेंसिटी भी निकलवा दो ना। तो यार अभी भी तो पढ़ा है। मान लो अगर मैं कहूँ आई मैक्स, तो आई मैक्स इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता था जनरल? I1 × I2 प्लस 2 × √I1 × √I2, और यहाँ लिख देता हूँ नीचे, इसको 2I2 लिख लो। अरे यार ये नोट क्यों नहीं हो रहा है, यहाँ से करते हैं देखो। अगर मैं तुमसे पूछूं आई मैक्स निकलवा दो सर, मैक्सिमम इंटेंसिटी निकलवा दो सर, तो I1 I2 प्लस 2 × √I1, सर √I2 कॉस ऑफ फाई। अब सर मैक्सिमा के लिए सर जो फाई है वो तो आप कुछ भी ले लो, 0 ले लो, 2 पाई ले लो, 4 पाई ले लो, कितना 6 पाई हुआ था क्या, 6 पाई ले लो, 8 पाई ले लो, सोच लो ना। क्यों भाई? क्योंकि हमको तो अब पता है सर, हमारे पास ब्रह्मास्त्र है क्या? अरे सर 2n पाई, अब हम n की वैल्यू पुट करके तो ये तो पता कर लेंगे कि कॉस की वैल्यू मैक्सिमम मतलब 1 कब हो रही है। तो मान लो मैंने इस बार 2 पाई ले लिया, चलो भाई मेरा मन, I1 प्लस I2 प्लस 2 × √I1 √I2 कॉस 2 पाई रखूंगा, ये पूरी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो आई मैक्स जो आया, सोच के देखो, क्या मैं आई मैक्स को सोच के देखो, ये कुछ बन रहा है, क्या बन रहा है? देखो ये ए बी, अच्छा अब इसको सोच के देखो कैसे, इसको अगर मेरे को स्क्वायर बनाना हो, जैसे मैंने पीछे स्क्वायर बनाया था A+B का होल स्क्वायर, तो सोच के देखो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ सर, √I1 का स्क्वायर प्लस √I2 का स्क्वायर प्लस 2 √I1 √I2, बिल्कुल लिख सकता हूँ सर, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। फिर से लिख देता हूँ, सोच के देखो ना। मैं इसको लिख सकता हूँ I1 को क्या लिख सकता हूँ सर, √I2 का स्क्वायर प्लस √I1 का स्क्वायर प्लस √I2 का स्क्वायर, और यहाँ 2 √I1 √I2 तो है ही। तो यहाँ से अगर मैं आई मैक्स लिखूंगा, मैक्सिमम इंटेंसिटी, क्या मैं लिख सकता हूँ कि I1 और √I2 इसका होल स्क्वायर। ये हो गई मैक्सिमम इंटेंसिटी। लो भैया, मैक्सिमम इंटेंसिटी हमने निकाल ली, किसके लिए? मैक्सिमा के लिए। मैक्सिमा मतलब सर शॉर्ट भाषा में कहे तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस CI के लिए। शॉर्ट लैंग्वेज आप पूरे लिखिएगा, मैं लिख दिया हूँ शॉर्ट पे CI, मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो। अच्छा अच्छा, एक और बात सर, मान लीजिए सर जो I1 है और जो I2 है, मान लीजिए दोनों बराबर हो गए, दोनों मान लो I0 के बराबर हो गए, तो इस केस में अगर मैं मैक्सिमम लिखूंगा तो मैं क्या लिख सकता हूँ? सोच के देखो, जब आपका I1 और I2 दोनों क्या हो गए, I0 के बराबर हो गए, अगर दोनों की इंटेंसिटी मान लो सेम हो गई, तो ये भी मान लो I0, ये भी मान लो I0, यानी 2I0, ये पूरी वैल्यू I0, ये पूरी वैल्यू I0, 2I0, और इसके ऊपर स्क्वायर लगा है। तो क्या मैं लिख सकता हूँ आई मैक्स जो होगा सर, वो कितना होगा? सोच के देखो, इसको ऐसे कर लो, क्योंकि ये I1 और I2 I0 के बराबर है, सो दिस विल बी अंडर रूट I0 √2 टाइम्स I0, कर सकते हो बिल्कुल। अब सर मान लीजिए इसके ऊपर तो स्क्वायर लगा है, ठीक है, क्योंकि एक सेकेंड, इसको 2I0, ये 2 √I0 होगा ना, 2 √I0 होगा ना, ठीक है, और इसका स्क्वायर। अब मान लीजिए सर क्या करना है, मेरे को स्क्वायर करना है किसका? 2 √I0 का। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी आएगी सर? 2 का स्क्वायर तो 4, और √I0 का स्क्वायर तो I0, यानी मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी हो सकती है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पे दो वेव्स की? हो सकती है 4I0 के बराबर। ये सब रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, डब्बा बना रहा हूं तो मान लो ये सब डायरेक्टली अगर आपको याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, सीधा सीधा आप निकाल दोगे। यानी मैक्सिमम इंटेंसिटी, अगर दोनों इंटेंसिटी मान लो बराबर हो गई, I1 I2 मान लो I0 के बराबर हो गए, एक वैल्यू मैंने ले ली I0, तो √I0 √I0 2 √I0 हो जाएगा।
और 2 रूट एन का स्क्वायर करोगे तो 4 एन एट होगा। मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दो वेव करता है तो कितना होता है, 4 आई नॉट के बराबर होता है। अच्छा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना हो सकता है सर वो A1 और A2 के बराबर हो सकता है। और अगर मान लीजिए A1 प्लस A2 दोनों को मैं A नॉट मान लेता तो 2 टाइम्स A नॉट यह भी लिख सकता था। देखो ये भी, इस चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि मान लो A1 और A2 A नॉट के बराबर हो गए, सेम हो गया दोनों। तो A मैक्स अगर मैं लिखूंगा तो क्या मैं A1 प्लस A2 मतलब A नॉट प्लस A नॉट यानी 2 A नॉट लिख सकता हूँ। ये सब इंपॉर्टेंट है, ये सब इंपॉर्टेंट डायरेक्ट रिजल्ट है जो आपको पता होने चाहिए। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं, बताओ। यार इससे सिंप्लीफाइड तो मैं इंटरफेरेंस नहीं समझा सकता हूँ, मैं क्या कोई नहीं समझा सकता है, मैंने बहुत ही सिंपल कर दिया यार। क्या ही है, एक तो वैसे ही वेव वेव से सबकी आधी आधे बच्चों की फटी पड़ी रहती है? एक तो सर वैसे ही वेव नहीं समझ आता है, ऊपर से आप ये इंटेंसिटी और ये एम्पलीट्यूड अलग घुसा दिए। फील लो, फील प्रॉपर। मैं तुमको प्रॉपर फील दे रहा हूँ। ब्रो क्लैरिटी हुई कि नहीं? अगर क्लैरिटी हुई तो जल्दी से बताओ, डिस्ट्रक्टिव भी आज खत्म ही करते हैं। ये कंस्ट्रक्टिव तो हो गया सर, मैक्सिमा तो हो गया सर। सर क्या ऐसा कुछ मिनिमा भी होता है क्या, जल्दी से बोलो। अरे बिल्कुल, मिनिमा भी होता है भाई, उसको कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या बात है सर, अभी तो मैक्सिमा पढ़ा है, तो मिनिमा पढ़ना बाकी है। आ जाओ। चलो भाई, कंस्ट्रक्टिव का तो खेल हमने समाप्त किया। हमने मैक्सिमम इंटेंसिटी देख ली, हमने मैक्सिमम एम्पलीट्यूड देख लिया कितना हो सकता है, ठीक है। चलिए, अगर इसी पे मैं बात करूं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। डिस्ट्रक्टिव दो तरह के इंटरफेरेंस हमको पढ़ने होते हैं। अच्छा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता था DI, ठीक है। अच्छा, जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है ना तो इसको कहते हैं हम कि मिनिमा का मिनिमा बन रहा है। मिनिमम मतलब इसमें जो सर जो एम्पलीट्यूड होता है और जो इंटेंसिटी होती है वो दोनों मिनिमम हो जाती है, इसलिए इसको मिनिमा का कंडीशन कहा जाता है। अच्छा, सेम वही चीज सोच के देखो, पीछे चलते हैं तो प्रीवियस लेक्चर में आपको पढ़ाया था, मैं क्या पढ़ाया था कि यार डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कॉस की जो वैल्यू है, कॉस फाई की जो वैल्यू है, वो कॉस फाई की वैल्यू -1 के बराबर होनी चाहिए। अब ऐसा जरूरी तो नहीं है सर कि सर सिर्फ फाई की 180 वाली वैल्यू में, तो एक जनरल केस लेके समझाया था। जब आप प्रीवियस वीडियो देखोगे ना, ये इससे भी सिंपल है। आज के लेक्चर से भी सिंपलीफाइड लेक्चर मैंने प्रीवियस मैंने एकदम सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग तुमको समझाई है यार, बच्चों की तरह की DI CI क्या होता है, उसके बाद मैं आज तुमको यहाँ पढ़ा रहा हूँ। आई थॉट ये भी तुमको समझ आ रहा होगा। मैं कॉम्प्लेक्स नहीं करता हूँ चीजों को, मैं आसान करता हूँ। ऐसा नहीं है, मेरा ऐसा बहुत रेयर लेक्चर ही होगा जो पीछे का लेक्चर अगर छोड़े हो तो आगे लेक्चर ना समझ आए। मैं पीछे का रेफरेंस लेके समझाता हूँ जानबूझ के कि कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। देखो, मैं तुमको आसान करके देता हूँ, ये आसान है नहीं। और इस वजह से बहुत लोग मिसकंसेप्शन में डाल देते हैं कि ये तो सब आसान आसान चीज पढ़ा रहा है मास्टर। अरे ये सब आसान चीजें नहीं है, इसमें बहुत लोग को प्रॉब्लम होती है। मैंने तुम्हारे लिए ये चीज आसान की है तो तुमको आसान लग रहा है, वरना अभी अगर खुद से पढ़ने जाते ना ये सब तो नहीं, कतई समझ नहीं आता कि सर ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। अब वही चीज देखो, जब प्रीवियस लेक्चर छोड़े होगे देख लोगे तो समझ आ जाएगा, ठीक है। तो मैं वापस आता हूँ, जल्दी से वाइंड अप करेंगे, समय भी नहीं है तो फटाफट से पढ़ते हैं। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में मिनिमा बनता है, ठीक है। अच्छा, सब मिनिमा के टाइम जो कंडीशन क्या थी, मिनिमा के लिए कंडीशन क्या है, सबसे पहले कंडीशन ये है सर कि जो कॉस फाई है ना सर, वो -1 होना चाहिए। अब ऐसा जरूरी तो नहीं है कि कॉस फाई की वैल्यू सिर्फ फाई इक्वल्स टू 180 के लिए ही -1 हो। नहीं नहीं, ये तो जरूरी नहीं है सर, ये तो फिर गलत बात है, ऐसा नहीं होता है। हमने बहुत सारी वैल्यूज देखी है, भले हमको याद नहीं है लेकिन हमने देखी है। तो सर यहाँ भी कुछ जनरल फॉर्मूला दे दो। तो मिनिमा के लिए जो जनरल फॉर्म होता है वो बड़ा मजेदार है, क्यों भाई? वहां इवन आ रहा था 2n पाई, बस यहाँ आपको ऑड रख लेना है। अरे सर ऑड मतलब 2n+1 × पाई। लो भैया, हो गया काम। लो भैया, हो गया काम। बस, अब आपको कुछ करना ही नहीं है। अब वैल्यूज को पुट करते चलिए और आपको आंसर मिलते जाएगा। वैल्यूज को पुट करिए और आपको आंसर मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। कैसे? सर वही चेक कर लो, n की वैल्यू आप 0 रख लो, 1 रख लो, 2 रख लो, 3 रख लो, 4 रख लो, आपकी मर्जी, आप बढ़ाते जाओ। अच्छा, तो जब n की वैल्यू 0 होगी तो फाई की वैल्यू क्या होगी, पाई के बराबर होगी। और पाई मतलब 180 डिग्री। देखो मैंने वही तो कराया था, अरे मैंने वही केस लिया है, मैंने बताया था डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जब फाई की वैल्यू 180 मतलब, अरे 180 को रेडियन लिखोगे तो पाई तो आएगा, बस मैंने पाई के टर्म में लिख दिया उसी एंगल को। अच्छा सर 1 पुट करोगे तो सिंपल है, यहाँ पाई आ रहा है 3 पाई आ जाएगा, फिर 5 पाई आ जाएगा,
फिर 7 पाई आ जाएगा, और ऐसे करते सो ऑन चलते रहेगा। मतलब ये ऐसी फाई की वैल्यू है जिसपे कॉस की वैल्यू -1 होती है। चेक कर लेना अगर तुमको डाउट है तो, चेक कर लेना, मैथ पढ़ने वाले स्टूडेंट हो तुम सब भी। कॉस पाई पे -1 होता है, कॉस 3 पाई पे -1 होता है, कॉस 5 पे -1 होता है, कॉस 7 पाई पे -1 होता है। तो जनरल फॉर्मूला क्या है, 2n+1 इंटू पाई। क्या बात है सर, बहुत ही मजा, तो मजा ही मजा हो गया। ठीक है। अच्छा, अब इस केस में इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड दोनों मिनिमम होता है, तो सर मिनिमम इंटेंसिटी मिनिमम एम्पलीट्यूड निकालिए तो सही। तो फिर वही काम जो हम अभी करते आ रहे हैं बस वही करेंगे। कैसे सर, मान लीजिए मेरे को ए मिन निकालना है, तो हमने पढ़ा तो है कि जो निकालने का फॉर्मूला होता है ए मिन स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए1 स्क्वायर प्लस ए2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए1 इंटू ए2 इंटू कॉस फाइव। ठीक है सर। अब मान लो कि मेरा मन किया कि मैं फाइव की वैल्यू को सर 7 पाई लेके चेक करूं, क्या ऐसा होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल। तो ए1 स्क्वायर प्लस ए2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए1 इंटू ए2, और जब मैं कॉस 7 पाई पुट करूंगा तो मैंने बताया था कि कंडीशन क्या है, ये सभी एंगल पे कॉस की वैल्यू -1 होती है। तो अगर यहाँ वैल्यू -1 आएगी तो अब इस माइनस को मैं डायरेक्टली यहाँ हटा के यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ सीधे। तो क्या ये वाली पूरी टर्म माइनस हो जाएगी, बिल्कुल। अब देखो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2a इंटू बी, अरे सर ये तो a माइनस बी का होल स्क्वायर निकला। मतलब ए मिनिमम का जो स्क्वायर आया वो a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर। तो मैं इसको अगर स्क्वायर हटा दूं दोनों साइड से, तो मिनिमम इंटेंसिटी कितनी हो सकती है, a1 माइनस a2। और अगर a1 बराबर a2 हुआ, तो क्योंकि दोनों का सेम और दो सेम नंबर का डिफरेंस 0 होता है, तो इस केस में जो मिनिमम इंटेंसिटी मिलेगी आपको, जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा, वो 0 मिलेगा। मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो नेट वेव मिलता है आपको, अगर दो वेव का आप एडिशन कराते हो, सुपरपोजिशन कराते हो, दो वेव का इंटरफेरेंस कराते हो, और अगर वो दोनों डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करते हैं, तो आपको नेट वेव 0 मिलता है, उसका एम्पलीट्यूड 0 मिलता है। एक मजेदार चीज दिखाऊं, और पीछे चलो, नहीं ये पहले ही तुमको करा चुका है प्रीवियस लेक्चर में। देखो, देखो साफ साफ, केस नंबर 2, जब मेरा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ, एक वेव ऐसी थी, दूसरी वेव ऐसी थी, मैंने दोनों को जोड़ा तो एक सीधी लाइन मिल गई, पूरी वेव ही गायब हो गई। पूरी वेव गायब हो गई मतलब इंटेंसिटी सॉरी एम्पलीट्यूड 0 हो गया। सॉरी अगर मैंने इंटेंसिटी पीछे बोल दिया हो, तो अभी मैंने एम्पलीट्यूड निकलवाया है। एम्पलीट्यूड 0 मतलब पूरी वेव गायब। अरे पूरी वेव गायब मतलब वो वेव खत्म हो गई, दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया। यानी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में मिनिमम वैल्यू ए इज इक्वल्स टू 0 होती है, एम्पलीट्यूड की वैल्यू 0 हो जाती है, वेव खत्म हो जाती है। ये मैं प्रीवियस लेक्चर में पहले ही करा चुका हूं। अब उसका एनालिसिस मैंने तुमको मैथमेटिकली यहां दे दिया। बोलो क्लैरिटी हुई कि नहीं हुई, फटाफट से बताओ, चमका कि नहीं चमका, बोलो। क्या प्रॉपर फील आई तुमको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की? जो मेरा काम है तुमको ही फील कराना, तुमको ये अगर हो रहा है बहुत अच्छी बात है। जल्दी से बताओ, अगर जल्दी से बताओगे तो एक लास्ट टॉपिक भाई इंटेंसिटी वाला है। मिनिमम इंटेंसिटी कितनी हो सकती है सर, वो मैं करा देता हूँ फटाफट से आपको। अब ये तो सब एनालाइज कर चुका, मुझे कराने की जरूरत भी नहीं है, खुद ही सोच के देखो ना। सर अगर ए मिनिमम 0 हो गया, क्या ही बोलो यार, अगर मैं, सर आपका पूरा ए मिनिमम 0 हो गया, तो ए तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, ए स्क्वायर के। अब जब ए ही पूरा 0 हो गया, मतलब मिनिमम इंटेंसिटी भी तो 0 होगी। अब बोलोगे तो वो लंबा जोड़ा फॉर्मूला लिख के करा दूंगा, नहीं तो डायरेक्टली आप याद भी रख सकते हो। मिनिमम इंटेंसिटी भी तो 0 हो गई। अरे रे, आओ देखो, कोई दिक्कत नहीं, आओ मैं करा देता हूँ फिर से तुमको। आई मिनिमम, मिनिमम इंटेंसिटी कितनी हो सकती है सर, जनरल फॉर्मूला याद कीजिए, I1 प्लस I2 प्लस 2 इंटू रूट I1 इंटू रूट I2 इंटू कॉस ऑफ फाइव। अब कॉस की ऐसी वैल्यू पुट करो जो कि -1 लाए, क्योंकि हमको क्या चाहिए, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कंडीशन क्या है कि कॉस फाइव की वैल्यू -1 होनी चाहिए। कोई भी एक रैंडम से वैल्यू पुट कर दो, जब आप यहाँ वो वैल्यू पुट करोगे तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। सिंस कॉस फाइव शुड बी -1, तो वही खेल होगा यहाँ भी, I1 प्लस I2, ये बीच वाला माइनस हो जाएगा, 2 रूट I1 इंटू रूट I2, यानी आई मिनिमम कितना हो गया। अब सोच के देखो, फिर वही चीज, क्या मैं इसको रूट I1
-√I2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं? अब बिल्कुल लिख सकता हूं। अगर मैं तुमसे कह दूं कि I1 बराबर I2 I0 के बराबर है, तो सोच के देखो, मैं यहाँ √I0 -√I0 का होल स्क्वायर, अब क्योंकि दोनों सेम नंबर है तो क्या इन दोनों का सम 0 नहीं होगा? मतलब जो आई मिनिमम आया सर वो 0 आ गया। लो यार, मैंने डायरेक्टली बोला तो तुम मान ही नहीं रहे थे, मुझे तुमको प्रूफ करना पड़ा सेम फार्मूला यूज करके। बताओ, क्या कोई परेशानी, कोई दिक्कत? जल्दी से बताओ फटाफट से। क्या कोई परेशानी, कोई दिक्कत? क्या आपको मिनिमम इंटेंसिटी की पूरी फील आ गई? एकदम अंदर तक आपको लगा होगा कि यस, आई गॉट इट। अगर आप यहां समझ गए तो वेव ऑप्टिक्स में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होने वाली है, बस इसी का एक्सटेंशन आप क्लास 12 के वेव ऑप्टिक्स में पढ़ते हो और कुछ नहीं। वहां भी इंटरफेरेंस है। बताओ, पूरी पूरी फील आई, पूरी क्लैरिटी बनी इंटरफेरेंस की, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सर मजा ही आ गया सर। समय नहीं है वरना आज मैं स्टैंडिंग वेव की भी शुरुआत कर देता। ठीक है, तो स्टैंडिंग वेव का कॉन्सेप्ट कल पढ़ेंगे। ठीक है, मुझे लगता है 1-2 लेक्चर मैक्सिमम और लगेगा, फिर ये बड़ा सा जो चैप्टर था वेव बाउंसिंग बड़ा चैप्टर था। ठीक है, काफी बड़ा चैप्टर है, बहुत कुछ है इसमें। यार क्लास 11 का मैक्सिमम वेव तो इसी इसी चैप्टर में पढ़ लेते हो, वेव बाउंसिंग में ही, इसीलिए तो 1 या 2 लेक्चर लगेंगे, ये चैप्टर जगह समाप्त। साउंड वेव तो बहुत छोटा सा चैप्टर है, मुझे लगता है 2 या 3 लेक्चर में वो निपट जाएगा पूरा। तो क्लास 11 की पूरी वेव मुझे लगता है कि 12 लेक्चर मैक्सिमम निपट जाएगा पूरा। ठीक है, नहीं वेव ऑप्टिक्स तो मुझे अभी नहीं कहा गया है, अगर इन्फॉर्मेशन मिलता है तो आई डेफिनेटली डू दैट आल्सो। ठीक है, फिलहाल थर्मो भी चलेगी 9:30 से। ठीक है, ओके, देन आई लाइक टू एंड दिस क्लास टुडे। ठीक है,